नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे। आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। इससे पहले दो टेस्ट सीरीज में उपलब्ध करा चुका हूं। यह जो टेस्ट सीरीज है, यह तीसरे नंबर का टेस्ट सीरीज है दोस्तों। अगर उन दोनों को नहीं देखा है तो देख लीजिए। क्वेश्चन का लेवल जो है वह बिल्कुल एकदम एग्जाम के पैरेलल है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जो 1275 में एग्जाम हुआ है या उससे पहले जो एग्जाम हुआ है, पैटर्न बिल्कुल सेम एकदम उसी के पैरेलल है, जरा सा ना आगे और ना पीछे। तो बिल्कुल अगर आप अच्छे से इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, तो ये मान के चलिए कि इस बार आपका भी होना तय है। अच्छे से अगर मेहनत करेंगे तो, और नहीं मेहनत करेंगे तो कोई भी जरूरी नहीं, आप कहीं भी पढ़िए, कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, 50 प्रश्न है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि प्रश्नों की संख्या बढ़ाइए। बढ़ाऊंगा, अभी तो तीसरा ही सेट है, अभी तो वक्त है बहुत ना, भी बढ़ाऊंगा। थोड़ा सा पहले लय में आ जाइए धीरे धीरे, फिर मैं सब कुछ आपको अच्छे से कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से हम लोग। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। हाँ चलिए, इतना काफ़ी है ना, इतना काफ़ी है। देखिए, पहला ही प्रश्न है। अब आप जानते हैं कि प्राचीन, मध्य, आधुनिक भारत से प्रश्न होते हैं, सबसे ज़्यादा आधुनिक से होते हैं। उसी के अनुसार हमने प्रश्नों को भी सेट किया है। तो चलिए, पहला ही प्रश्न है। इस्लाम धर्म के पहले खलीफा निम्न में से कौन थे? सीधा प्रश्न पूछ रहा है कि पहले खलीफा थे। अगर आपको पता होगा तो आप नोट करते जाइएगा, लास्ट में कमेंट में आप अपना आंसर डाल दिएगा कि कितना आपका सही हुआ। बहुत सारे बच्चों ने डाला है, कोई 45, कोई 47, कोई 35, मतलब बहुत अच्छा स्कोर लोग ला रहे हैं। अगर इसी स्थिति से मेहनत करते रहे, इसी लय से, तो एकदम बिल्कुल शानदार होगा रिजल्ट, कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए, इस्लाम धर्म के पहले खलीफा, चार ऑप्शन है: उमर, उस्मान, अली, अबू बकर, है ना। तो पहले खलीफा जो थे वह थे, कौन थे? अबू बकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, पहले खलीफा अबू बकर। एक चीज मैं और बता दूं कि बहुत सारे बच्चों ने ये भी सोच रखा होगा कि इसको डिटेल में क्यों नहीं करा रहे हैं। डिटेल में तो देखिए, अगर डिटेल में कराएं इस 50 प्रश्न को तो 3 घंटा का समय लग जाएगा। यह एक तरह से आपको रिवीजन के लिए ये है ना। पढ़िए, मैं जो भी आपको फुल डिटेल वीडियो भी उपलब्धि करा रहा हूं तो वहां से पढ़िए, ये रिवीजन आप लोग करिए। और हाँ दोस्तों, एक चीज मैं और बता दूं, सारे सब्जेक्ट के मैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, और सारे टॉपिक के भी, टॉपिक वाइज, है ना। जैसे कि इस्लाम धर्म, तो पूरा इस्लाम का उसमें रहेगा। ऐसे करके लगभग मैं 100 टॉपिक आपको कराऊंगा। 100 टॉपिक 100 क्वेश्चन का, है ना। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। बहुत ही शानदार प्रश्न है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? कह रहा है कि पुराण जो है उसका अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान। ऑप्शन है अलबरूनी, गजनी, चिश्ती या मिनाज उस सिराज। तो पुराणों का जो अध्ययन किया है ना, सबसे पहला नंबर आता है अलबरूनी का। इसका अलबरूनी, यानी कि ये ऑप्शन सही है। इसने पुराण का अध्ययन किया है। पुराण जान ही रहे हैं ना, पुराणों की संख्या कितनी है, जरा पता है तो कमेंट करिए। तो चलिए, तीसरा प्रश्न। अलाउद्दीन ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय वहां का शासक कौन था? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख लीजिए। राणा रतन सिंह, महाराणा प्रताप, रणमल या राय कर्ण द्वितीय, है ना। तो जब अलाउद्दीन खिलजी जो था वह आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, उस समय राजा राणा रतन सिंह थे। कौन? राणा रतन सिंह। यह प्रश्न आया भी है बिहार दरोगा में, यह पहले पूछा भी गया है, इसको याद रखिएगा, यह पहले पूछा भी गया है। अच्छा, एक बच्चा कमेंट किया है कि सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के इसमें से 80% हैं और आप बोल रहे हैं नए पैटर्न। तो भाई, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं ये है, उसके पैरेलल का क्वेश्चन है। जैसे कि अलाउद्दीन से पूछा है तो मैं अलाउद्दीन टॉपिक से ही प्रश्न लेकर के आया हूं, तो वो उसको प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन आप कब कहेंगे? जब हम हूबहू क्वेश्चन रख दे तब ना। हूबहू तो नहीं है, हम उसके पैरेलल, इसीलिए कह रहे हैं ना कि ये पैरेलल है, बिल्कुल उसके समानांतर। जैसा पैटर्न पूछता है एकदम वही पैटर्न है ये। तो ज्यादा अपने पास से दिमाग ना लगाइए, यही दिक्कत है। कुछ नए बच्चे होते हैं, सबकी मैं नहीं कर रहा हूं बात, वो ना पढ़ेंगे कम और बकैती पर ज्यादा ध्यान देंगे, तो उससे रिजल्ट नहीं होता है बाबू। आप क्वेश्चन लगाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन सेट लगाइए, अच्छा होगा आपके लिए। चलिए, चौथा प्रश्न।
देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। इनमें से किस सुल्तान को खूनी व रक्त पिपासु, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपने पढ़ा भी होगा इसको कि खूनी सुल्तान, ऐसे डायरेक्ट पूछ दे कि किसे खूनी सुल्तान, तो आप थोड़ा सा गड़बड़ा जाएंगे, लेकिन वहीं अगर रक्त पिपासु पूछे तो लगेगा कि हाँ ये जानते हैं। चार ऑप्शन है, गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन, फिरोज शाह या नसरुद्दीन शाह। तो जो खूनी सुल्तान या फिर रक्त पिपासु, वह मोहम्मद बिन तुगलक, किसको, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे बिहार दरोगा में। चलिए, मानव द्वारा पाला, पाल नहीं है पाला है, यहां पर मैं इसको और थोड़ा सा, हाँ, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु है ना, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु, ऑप्शन है आपको बिल्ली, दूसरा है कुत्ता, घोड़ा और गाय, है ना, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा और गाय। देख लेते हैं, इधर तो है, तो बिल्ली, कुत्ता, न बिल्ली है न घोड़ा है न गाय है, कुत्ता को पाले थे, है ना। आपने सुना भी होगा कि मानव के साथ कुत्ते के दफन होने का प्रमाण, है ना, कुत्ता बहुत प्यारा था उस समय। अभी भी बहुत सारे लोग कुत्ते को पालते हैं, बहुत प्यारा मानते हैं उसको। तो इसको याद रखना है कि कुत्ता, अभी भी कुत्ता ही पाल रहे हैं, पहले भी कुत्ता ही पाले थे, ठीक ना, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। आगे आते हैं, कृषि का प्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त हुआ है, कृषि का प्रथम उदाहरण, अब कोई काल नहीं आपसे पूछ रहा है, सबसे पहला जो है ऑप्शन के अनुसार लगा दीजिए। ऑप्शन है आदमगढ़, मेहरगढ़, उपरोक्त में से कोई नहीं कि कोल्डेहवा, है ना। तो इनमें सबसे पहले जो है वह मेहरगढ़ से, कहां से, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और कब प्राप्त हुआ है, तो नवपाषाण काल में, यह भी आपको ध्यान देना है। तो चले आगे, चलिए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलन की गई, किसमें संकलन की गई, त्रिपिटक में, आगम में, महावंश में, दिव्यावदान में। तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं ना, वह आपके त्रिपिटक, कहां, त्रिपिटक में संकलित की गई या संकलन किया गया, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए यह बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से किसे सैंड्रोकोट्स के नाम से जाना गया है, चार ऑप्शन है, बिंबिसार, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य। सैंड्रोकोट्स कह रहा है, तो आप जानते हैं दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, मौर्य वंश का संस्थापक था, इसी को सैंड्रोकोट्स के नाम से दर्शाया गया है, किस नाम से, सैंड्रोकोट्स। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, आप जान गए हैं, आपके डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए प्लासी के युद्ध से एक प्रश्न आपको मिलता है, तो आ जाइए प्लासी के युद्ध पर। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, प्लासी का युद्ध रट लेंगे लेकिन इस प्रश्न में गलती कर देंगे, है ना। तो कौन है जरा ध्यान देना है आपको, पहला है मीर कासिम, दूसरा है मीर जाफर, तीसरा है सिराजुद्दौला और चौथा है मुर्शीद कुली खान। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, आपको सही आंसर जो है वह कमेंट बॉक्स में दर्ज करना है, नहीं दर्ज करेंगे तो फिर ध्यान रखिए कि मीर जाफर जो है, कौन है, जाफर यही धोखा दिया था, किसको धोखा दिया था भैया, तो सिराजुद्दौला को इसने धोखा दिया, सिराजुद्दौला था प्लासी के युद्ध के समय, सिराजुद्दौला ने धोखा दिया और मीर जाफर फिर बन गया नवाब, ठीक ना। फिर बाद में कासिम बनता है थोड़े दिन के लिए, वो सब हम जब प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे अच्छे से। चलिए देखिए, शिवाजी से प्रश्न पूछता है, आप लोग जानते हैं, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं तो आप लोग को पता चल गया होगा कि शिवाजी से प्रश्न आता है। शिवाजी ने सूरत की लूट कब की, शिवाजी लूटते बहुत थे, है ना, लूटते बहुत थे, उसी क्रम में इन्होंने पहली लूट भी की थी और दूसरी भी लूट की है। पहली लूट हमने पहले वीडियो में देखा था, दूसरी लूट हम लोग अब देखेंगे। तो दूसरी लूट कब की थी जरा सा देख लीजिए, 74 में, 80, 84 में, 70 में कि 88 में, चार ऑप्शन है। अब आप बता दीजिए कि दूसरी लूट कब की थी। तो वर्ष 1670 में शिवाजी ने कौन सी दूसरी लूट की थी, कोई दिक्कत नहीं।
चले आगे, चलिए भाई, बिहार किसान सभा का गठन कब हुआ था? अच्छा देखिए, कुछ चीज मैं आप लोगों को बता दूं। जब मैं वीडियो देखा पिछला, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कुछ क्वेश्चन को लेकर के कमेंट किया, है ना, जिसमें धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध बताया गया है। तो उस क्वेश्चन को मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि उस क्वेश्चन में क्या चेंजिंग है, जिस वजह से ऑप्शन अनुच्छेद 16 हो रहा है ना। तो लास्ट में 50 प्रश्न करने के बाद उस पर हम आने वाले हैं, तो बने रहिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आते हैं, बिहार किसान सभा पूछ रहा है कि इसका गठन कब हुआ था? 28 में, 36 में, 27 में कि 34 में? जी हाँ, तो बिहार किसान सभा का जो गठन है ना, वह वर्ष 1927 में हुआ है। याद कर लीजिए, बिहार किसान सभा वर्ष 1927 में। ठीक, चलिए आगे, 12वां नंबर सवाल क्या कह रहा है देखते हैं, आइए। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ में हुआ? आजाद हिंद फौज, बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसमें बहुत सारे बच्चे फंसेंगे। कोई लगाएगा सिंगापुर, कोई लगाएगा जापान, कोई लगाएगा अंडमान निकोबार, कोई नहीं लगाएगा मुंबई, है ना। तो जो सही आंसर है ना, वह है सिंगापुर। वर्ष 1943 में स्थापना हुआ है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए 13वां प्रश्न पर, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 4 ऑप्शन हैं, 2 अक्टूबर 1946, 2 सितंबर 1946, जून 1947, 3 जून, चौथा है 16 अगस्त 1946, है ना। 4 ऑप्शन है। तो अंतरिम जो सरकार हुआ था गठित, वह हुआ था 2 सितंबर 1946, है ना। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन जो है वह हुआ है। देखिए, साइंस के बहुत अच्छे प्रश्न आने वाले हैं आपके सामने, तो देखिएगा, धैर्य बना के बैठिए। और ये सारे प्रश्न लगभग साइंस वाले एनसीईआरटी के ही हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है। कोई एल्युमिनियम है ना, इस पर मोटी ऑक्साइड बन जाती है, लेयर बन जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड, और फिर उसका वो संरक्षित होने से एल्युमिनियम को बचाता है, उसी का ऑक्साइड उसको बचा लेता है। क्या ये प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, यसद लेपन, एनोडीकरण, बलनीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो एल्युमिनियम पर मोटी परत जो बनता है ना, उसको एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडीकरण। यसद लेपन में होता है क्या? जस्ते का लेप लगा देना, है ना। जस्ते का लेप देखे होंगे आप, टीन उन के जो बर्तन होते हैं जिसमें कुछ खाद्य सामग्री पैक किया जाता है, तो उस पर यसद लेपन किया जाता है ना। तो वो यसद लेपन जस्ते का होता है। यहाँ एल्युमिनियम की बात की गई है, तो एनोडीकरण आपको ध्यान रखना है। चलिए 15वां प्रश्न आ गए हैं, देखिए। धातुओं को उनके यौगिक से प्राप्त करना कहलाता है। सीधा सा प्रश्न है कि धातुओं को उनके यौगिक से प्राप्त करना क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने एनसीईआरटी का। देखिए, ये थोड़ा सा जटिल लगेगा प्रश्न, थोड़ा सा ये जटिल लगेगा क्योंकि ये सामान्य से थोड़ा सा हटके है। इसमें 2-4 प्रश्न मैं रखा हूं जो थोड़ा सा कठिन हो, है ना। एनसीईआरटी क्लास 9th 10th का मैं लेकर के इसमें ऐड किया हूं, तो थोड़ा सा जटिल होगा, बट कोई दिक्कत नहीं, आप ऑप्शन याद रखिएगा। धातुओं को उनके यौगिक से प्राप्त करना कहलाता है कौन सा प्रक्रम? विस्थापन कहलाता है कि अपचयन कहलाता है कि भर्जन कहलाता है कि निस्तापन कहलाता है? तो अपचयन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? अपचयन। यानी कि अपचयन कौन से में है? अपचयन जो है ऑप्शन नंबर बी में स्थित है, तो याद रखिएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, फिर आंसर करना है। वह अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए, वह बहुत ही इजी प्रश्न है, लगभग सभी लोग इसको लगा देंगे। इसका आंसर पारा लगा देंगे ना, लेकिन पारा नहीं होगा। पारा तो धातु हो जाएगा, यहां तो अधातु पूछ रहा है, पारा तो हरगिज नहीं होगा। इसीलिए मैं एक ही बार में आपको बता दिया कि पारा लगा देंगे। पारा धातु जब रहेगा तब पारा हो जाएगा। अधातु कह रहा है, तो अधातु में ब्रोमीन होता है। क्या होता है? ब्रोमीन। वह अधातु जो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। अधातु लिक्विड फॉर्म में है, वह ब्रोमीन है।
बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, फंसना नहीं है। एग्जाम में आप लोग ऐसे ही फंस जाते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता है। अच्छा हाँ, एक बच्चा कमेंट किया था कि थोड़ा सा जब क्वेश्चन कराएं तो बता दें कि कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो देखिए मैं कम ही प्रश्न ला रहा हूं, 50 ही प्रश्न ला रहा हूं। लगभग सारे प्रश्न जो हैं वह बिल्कुल, क्योंकि अब क्वेश्चन हम तो सेट करते नहीं है, अब कौन प्रश्न आ जाएगा और कौन प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाएगा ये निर्धारित करना बहुत हद तक उचित नहीं है। वैसे अनुमान लगाया जा सकता है किस आधार पर कि पिछले के वर्षों में ऐसे मिलते जुलते प्रश्न आए हैं। तो मैं तो आपको शुरुआत में ही बता दिया हूं कि जो भी क्वेश्चन मैं ला रहा हूं सब एकदम पिछले एग्जाम के पैरेलल है। तो मैक्सिमम प्रश्न भाई एकदम इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए। और जो अति महत्वपूर्ण होगा, जो बहुत बार आया होगा, उसको मैं आपको इंगित कर दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए 17वां प्रश्न पर देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा धातु ऑक्साइड, मतलब वह धातु ऑक्साइड है जो जल में घुलकर क्षार प्रदान करता है ना, जल में घुलने पर क्षार प्रदान करता है। बढ़िया ऑप्शन, बढ़िया प्रश्न है। देखिए धातु ऑक्साइड की बात कर रहा है, कौन सा है इनमें? सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड? कौन सा धातु ऑक्साइड जो जल में घुलकर क्षार प्रदान करेगा? तो वह हो जाएगा सोडियम, सोडियम ऑक्साइड, यानी कि ए सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए, मरुस्थलीय पौधे की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में एक जलरोधक रासायनिक पदार्थ होता है, वह है। पहले क्वेश्चन को समझना है आपको। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, जहां खाली बालू हो, पानी बहुत ही न के बराबर, है ना। तो मरुस्थल में जो पौधे होते हैं ना, उनका जो लेयर होता है, जो लेयर होता है वो ऐसा बना होता है कि पानी, अंदर का पानी न निकल पाए। जो भी थोड़ा बहुत पानी जमीन से वो खींच रहा है, तो अगर ऐसा लेयर नहीं रहेगा तो सारा पानी सूख जाएगा, क्योंकि जान रहे हैं कि आप मरुस्थल में बहुत गर्मी होती है, तो वाष्पीकृत हो जाएगा, निकल जाएगा सारा पानी। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा एक सतह है, बाहरी सतह, जो अंदर के पानी को निकलने नहीं देता है। चार ऑप्शन है, स्केलेनकाइमा, क्यूटिन, कालेनकाइमा और पैरेनकाइमा, है ना। तो क्यूटिन का लेप होता है, क्या होता है? क्यूटिन का लेप होता है जो वाटर को, पानी को क्षय नहीं होने देता है, ह्रास नहीं होने देता है। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए, जी का मान कह रहा है कि जी का मान सर्वाधिक होगा, है ना। जी का मान सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक होगा। कहां होगा भैया जी का मान सर्वाधिक, है ना? कहां होगा जी का मान सर्वाधिक? ध्रुव पर होगा कि, आगे देख लेते हैं ऑप्शन में, कि विषुवत रेखा पर होगा, है ना, कि भूमध्य रेखा पर होगा, कि कर्क रेखा पर होगा? सबसे पहले तो आपको यह समझना है, मान के चलिए कि यह आपकी पृथ्वी हो गई। नहीं, ऐसी चापुट नहीं है पृथ्वी, थोड़ा सा गोल बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, बन जाए तो सही है, ना बने तो समझिएगा, ठीक। तो ये हो जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य मतलब कि बीच से, मध्य से एकदम गुजरा है, ये भूमध्य रेखा हो जाता है। ये हो जाता है उत्तरी ध्रुव, और ये हो जाता है दक्षिणी ध्रुव। ये हो जाता है कर्क रेखा 23.5, और 23.5 दक्षिण मकर रेखा, है ना। तो अब यही कह रहा है कि सबसे सबसे जी का मान अधिक कहां होगा? तो देखिए, विषुवत पर जो है वह कम होता है, विषुवत पर कम होता है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चीजों को समझिएगा, ध्रुव, विषुवत और भूमध्य। अब विषुवत और भूमध्य दोनों एक ही होता है, विषुवत और भूमध्य दोनों एक ही होता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। चलिए 20वां सवाल, सर्वप्रथम मृत कोशिका को किसने देखा? चार ऑप्शन है, स्लाइडेनसॉन, रॉबर्ट हुक, डार्विन या इनमें से कोई नहीं। तो मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक ने ही देखा। किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने ही देखा है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलें आगे। चलिए सर, बहुत ही शानदार प्रश्न है, सारे प्रश्न, अब आप लोग प्रश्नों को देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ वाकई में जो सारे प्रश्न हैं वह बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर ही हैं। चलिए देखिए, तो देखिए मैं एक बार फिर बता दूं, सारे प्रश्न ऐसे हैं जो लगेंगे कि बहुत ही मतलब सामान्य है, इजी भी नहीं है, कठिन भी नहीं है। एग्जाम में भी आप ऐसा ही देखते हैं, कुछ बहुत इजी भी नहीं रहेगा, बहुत जटिल भी नहीं रहेगा, अब बनता भी नहीं है कि नहीं? तो क्यों नहीं बनता है? दिक्कत होती है कि अच्छा क्वेश्चन का रिवीजन आपने नहीं किया है,
अब कुछ कुछ प्रैक्टिस सेट निकालता है कोई पब्लिकेशन वाला, पहाड़ निकाल लेगा, पहाड़, कि अरे उसके सेट में 40 को सही कर दोगे तो लगेगा कि हाँ भाई इतना टफ नहीं आता है बिहार दरोगा में। बिहार दरोगा में इतना टफ नहीं आता है कि 40 को सही होगा, समझ रहे हैं? इतना टफ आता तो मेरिट 75-80 नहीं जाता। बात को समझना है बच्चों, आप लोग ग्रेजुएट हैं, मूर्ख आपको कोई बना रहा है तो बन मत जाइएगा। आप जान जाइए, जब कोई हार्ड सेट दे तो कह दीजिए कि जो सेट की हो तुम लगा के दिखा दो, इसी टाइप का, है ना? सेट करना से कुछ नहीं, वो आपको भड़काने के लिए सेट कर देते हैं कि आप डिप्रेशन में रहें। हार्ड सेट नहीं सेट करेंगे तो आप उनके यहाँ पढ़ेंगे कैसे? आपको लगेगा कैसे कि आपकी पढ़ाई कमजोर है? तो ये एक समझिए कि आप जाल में फंसते हैं, ट्रैप है ये आपको करने का तरीका। समझिएगा चीजों को, बाकी आप खुद समझदार हैं। चलिए, रबी फसल उगाया जाता है, रबी फसल उगाया जाता है। 4 ऑप्शन है, किन दिनों में उगाया जाता है भैया? किन दिनों में उगाया जाता है रबी फसल? तो ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, और इसको कभी भी उगा सकते हैं क्योंकि ये रबी है, कभी भी उगा सकते हैं। तो देखिए, ग्रीष्म माने गर्मी, शीत माने ठंडा, बसंत माने आप जान ही गए, है ना? तो न गर्मी न ठंडा, समझ लीजिए। तो अब जान लीजिए कि शीत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु कैसे आपको याद रखना है। तो आप ध्यान दीजिए कि रबी को जो फसल होता है, जब आप होली होता है, होली होली होता है, तो आप देखते हैं ना कि होली में चना और ये गेहूं का होरहा लगाते हैं, आप लगाते हैं ना? और आप ये भी जानते हैं कि जो चना है यह किस में आता है? यह आता है रबी फसल में। तो होली के समय इसका मतलब कि चना तैयार हो जाता है। मार्च में होली लगभग रहता है, और होली के समय चना भी लगभग तैयार रहता है ना। तो तैयार रह रहा है होली में, तो मार्च से पहले ही उसको लगाया गया होगा, यानी कि फरवरी, जनवरी, दिसंबर, यही यही मौसम है ना उसका लगने और तैयार होने का। तो यह तो ठंडे का मौसम है ना, शीत ऋतु है ना। तो ये बढ़िया प्रश्न है, शीत ऋतु में रबी फसल को उगाते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से आप याद कर सकते हैं। चलिए, इनमें से कौन प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाला 4 ऑप्शन है, अतिसार, पोलियो, खसरा, जुकाम, है ना? तो आप जानबे कर रहे हैं कि पोलियो वगैरह जो है यह वायरस जो होता है, पोलियो वायरस वैक्सीन भी आप पोलियो की दवा भी पीते हैं, है ना? ओरल वैक्सीन जो होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। अतिसार क्या है? अतिसार जो है यह प्रोटोजोआ से फैलता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर नहीं, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव पूछ रहा है। अब एक कोशिकीय बोल दिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा इसका आंसर, बिच्छू, अमीबा, मानव या इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा, जी हाँ, अमीबा जो है वह यूनिसेलुलर है ना? मतलब एक कोशिकीय जीव होता है, बस एक ही कोशिका होता है, उसी में सब बना होता है। बिजली का स्विच बना होता है, तो बिजली का स्विच किसका बना होता है? बहुत ही इजी प्रश्न है, बैकेलाइट का बना होता है। किसका? बैकेलाइट का बना होता है बिजली का स्विच। कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छे से समझिए आगे। चलें, देखिए अब आपको पता है नस्ल से एक प्रश्न बिहार दरोगा में रखा रहता है कि नहीं रहता है? हम आपको पहले ही बता दिए कि एग्जाम के एकदम पैरेलल हम ले चलेंगे, एग्जाम के एकदम पैरेलल ले चलेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मुर्रा एक नस्ल है, किसकी नस्ल है? गाय की, भैंस की, बकरी की कि भेड़ की? तो मुर्रा जो नस्ल है ना, यह भैंस की नस्ल है। इसकी भैंस की नस्ल है मुर्रा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब आप जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान से भी प्रश्न दरोगा में पूछता है, तो ले आया हूं राष्ट्रीय उद्यान से। नाम है गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, नाम पर मत जाइएगा, गुंडी नाम ही है उसका। कहां में है? तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा की आंध्र प्रदेश, है ना? तो गुंडी जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। कहां? तमिलनाडु में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सैंडल पिक कहां स्थित है भैया? 4 ऑप्शन है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और ग्रेट निकोबार। आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे आप, आज के बाद कभी आप नहीं भूलेंगे इसको। तो जो सैंडल पिक है यह उत्तरी अंडमान में है। कैसे याद रखेंगे? कोई एक लड़की है, ठीक ना, एक लड़की मैं बना रहा हूं, देखिए कोई एक लड़की है, उसको आप
यहां से पिक ले लिए, खड़ा होकर के आप उसको पिक मतलब फोटो, पिक मतलब पिक्चर ले लिए, शॉर्ट में बोलते हैं ना पिक। एक लड़की है उसका आपने पिक ले लिया, उसको आ गया गुस्सा। अब वो क्या बोल दी, सैंडल उतारू क्या, क्या बोल रही है, सैंडल उतारू क्या, क्यों पिक ले रहे हो, सैंडल उतारू क्या, क्यों पिक ले रहे हो, मतलब सैंडल पिक, उतारू मतलब उत्तरी अंडमान। बिल्कुल आसानी से आपको याद रहेगा। देखिए कंफ्यूजन एग्जाम में होता है क्या, उत्तरी की दक्षिणी होता है ना। अब आप जान जाएंगे कि अरे पिक ले लिए थे भाई, सैंडल पिक, पिक मतलब कि फोटो ले लिए थे, तो लड़की बोलती कि सैंडल उतारू क्या। तो अब आप जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको होने वाली है, इसे अच्छे से आप समझ जाएंगे। चलिए आगे चलें। किसे एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है, एशिया का रीढ़ किसे कहा जाता है ना। लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, काराकोरम की सभी को मिलाकर के, तो काराकोरम को, किसको, काराकोरम को एशिया का रीढ़ कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना, चले आगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, अच्छे से समझते भी चल रहे होंगे आप लोग। देवप्रयाग स्थित है, यह भी बहुत फंसाऊ क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर इसमें फंस जाते हैं। देवप्रयाग कहां स्थित है, मंदाकिनी अलकनंदा, भागीरथी अलकनंदा, भागीरथी भिलांगना और अलकनंदा और धौलीगंगा। तो कहां स्थित है, ध्यान रखिएगा। देवप्रयाग जो है वह भागी रथी और अलकनंदा। कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, ठीक, आप मंदिर में गए, ठीक, आप कहां गए, मंदिर में गए, पूजा अर्चना करें, अब आपको साक्षात देव दिखाई दिए। कौन दिखाई दिए, देव दिखाई दिए। तो आप क्या करते हैं कि आप भाग करके आते हैं, कहां, भाग करके आते हैं, तो भाग से भागीरथी और आते से अलकनंदा, ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं, तो आपको संभवतः याद रहे। आप भाग करके आते हैं कि भैया हमको तो देव दर्शन हो गए, है ना। कहां आते हैं, भाग करके आ जाते हैं आप, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा। मैं उम्मीद करता हूं कि भले ही बहुत बुरा ट्रिक है, बट याद कर सकते हैं आप ऐसे करके कि हम भाग करके आए थे, भाग से भागीरथी, आने से अलकनंदा, ऐसे रिलेट कर सकते हैं चाहे तो, और नहीं तो फिर रट लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, गाजियाबाद किस नदी के किनारे बसा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, इजी है। तो हिंडन नदी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए देखिए, यह प्रश्न बहुत ही शानदार है, खूबसूरत है, इसको एक बार समझ लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। यह लगता है जटिल लेकिन बहुत ही इजी है। बंद अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है, क्या कह रहा है, इनमें जो होता है उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है, ऐसा है क्या। दूसरा देखते हैं, इस प्रकार की अगर अर्थव्यवस्था हो तो उसमें उत्पादनों पर निजी अधिकार होता है, मतलब पर्सनल व्यक्तियों का अधिकार। तीसरा देखते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था में किसी बाहरी देश से किसी प्रकार का आयात निर्यात नहीं होता है, या बंद अर्थव्यवस्था में सभी शामिल हैं। बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या, समझिएगा चीजों को, यहां पर मैं फिर से लिख दूं। जैसे विदेश से माल यहां अंदर आ रहा है, ठीक, या अंदर से माल आपको विदेश जाना है, यहां से बाहर जाना है, तो कह रहा है कि विदेशी किसी प्रकार का आयात भी ना होगा, निर्यात भी ना होगा, बाहर से भी नहीं आएगा, इधर भी बंद कर दिया गया है, और अंदर से भी नहीं जाएगा, इधर भी बंद कर दिया गया है। यानी कि जो चीज है वो इसी में होगा, देश में ही होगा, यही बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। समझ गए, अब कभी भूलेंगे इसको, कभी नहीं भूलेंगे। बंद मतलब न बाहर से घुसेगा न अंदर से बाहर निकलेगा, समझ रहे ना। चलिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है, हेराल्ड डोमर, नेहरू महालनोबिस, के सैंडी, अशोक रुद्र, एलन मॉडल, है ना। तो जो नेहरू और महालनोबिस मॉडल है, यही दूसरी मॉडल है। इसको पीसी महालनोबिस मॉडल से भी आप जान रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो पीसी महालनोबिस, तो जी हाँ, वही नेहरू महालनोबिस मॉडल इसका मूल नाम है, समझ गए। अब ये जान लीजिए, याद कैसे रखेंगे। बच्चे अक्सर फंसते हैं कि सर ये हेराल्ड डोमर पहला है और पीसी महालनोबिस दूसरा है, ये फंस जाते हैं, कभी लगता है कि ये है कि ये है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, गौर से समझना है, इसको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। दूसरे में आपको यहां पर 20 दिखाई दे रहा होगा, 20 कैसे लिखेंगे,
2 लिखेंगे तभी तो 0 देंगे, 20 होगा। बस 20 में 2 आ गया ना, ये दूसरा पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है। समझ गए, 20 में 2 लगा है, समझ लिया कि दूसरा पंचवर्षीय योजना का ये मॉडल है। बिल्कुल आसानी से याद हो गया कि नहीं? कमेंट करिएगा ईमानदारी पूर्वक, मजा आ रहा है कि नहीं। नहीं मजा आ रहा है तो बताइएगा, क्योंकि चीजों को हम ऐसे डिजाइन किए हैं ना कि आप देखिए, पढ़ता तो सबको ही है ना, लेकिन अच्छी तरह से उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। अब पढ़ लिए, एग्जाम में भकोस गए तो क्या फायदा? फायदा नहीं है ना। इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, टेलीग्राम पर ले लीजिएगा पीडीएफ, रिवीजन भी करिएगा 1-2 बार, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इधर है, आइए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का जो मुख्यालय है, पूछ रहा है लखनऊ में कि मुंबई में कि दिल्ली में कि पुणे में, कहाँ में है भैया? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना, लखनऊ। यहीं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, इनमें से कौन सदिश राशि का उदाहरण है? अदिश नहीं, सदिश। वालाघुड़, विभव, विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा। तो सदिश राशि पूछ रहा है, अदिश तो पूछ नहीं रहा है। तो सदिश राशि का जो उदाहरण होगा वह हो जाएगा बल आघूर्ण। क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही। देखिए 35 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आपको कॉन्सेप्ट से करना है और मैक्सिमम बच्चे इसको कर भी लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल लेता है। कहते हैं ना ऊंट को रेगिस्तान का जहाज, क्यों कहते हैं? 4 ऑप्शन है, बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है। ऊंट को आदत हो जाती है, चूंकि रेगिस्तान में बार बार जाते जाते आदत हो जाती है। हो सकता है जो हिमालय पर चढ़ता है उसको आदत हो जाती है, बहुत ही आसानी से चढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन है ऊंट हल्का जीव है। हो सकता है ऊंट हल्का जीव हो, देखते हैं पैर और बहुत पतला पतला होता है, खाली पेट में तो होता है मन, तो हो सकता है कि हल्का जीव हो। दूसरा भी हो सकता है सही, लेकिन अभी क्लियर नहीं है, बने रहिए। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ऊंट के पैर के जो तलवा होता है यह चौड़ा होने की वजह से उसका क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, जिससे दाब कम लगता है। हो सकता है पैर, लेकिन देखने में तो पैर चौड़ा नहीं लगता है। चलते हैं डी देखते हैं क्या है। डी कह रहा है ऊंट को चलने में बहुत कठिनाई होती है। हम लोग तो कह रहे हैं ना कि आसानी से चल लेता है, हो सकता है ऊंट को बहुत कठिनाई होती हो चलने में रेगिस्तान में। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर जो होगा वह होगा सी, आदत उदत कुछ नहीं होता है और हल्का भी नहीं है, इतना भी हल्का नहीं है, आपसे भारी ही होगा, ठीक ना। और ऊंट को चलने में कठिनाई होगी तो आपसे बताएगा थोड़ी, आपको कैसे पता हो सकता है नहीं कठिनाई हो। तो जो सही आंसर है वह है कि जो पैर का तलवा देखते हैं ना, पैर तो बहुत पतील पतील होता है उसका लेग, लेकिन ये जो नीचे तलवा होता है ये इतना चौड़ा ऐसे होगा, देखिएगा कभी गौर से, और गद्दीदार होता है, ये गद्दीदार होता है ना, गद्दीदार टाइप का। तो जब बालू पर चलता है तो कुछ पैर अपने अंदर धंस जाता है, कुछ बालू धंसता है, मतलब कुल मिलाकर के। और ये क्षेत्रफल इसका चौड़ा है, ज्यादा है क्षेत्रफल, इस वजह से दाब कम हो जाता है। सीधा सा समझिएगा एक चीज, उदाहरण स्वरूप एक आपको कांटी चुभाएं इतना पतला ऐसे, ठीक, और एक आपको इतना मोटा कांटे चुभाएं, कौन से ज्यादा दर्द होगा? ये घुस जाएगा, जहां चुभाएंगे घुस जाएगा हाथ में पैर में, ये हाथ पैर में नहीं घुसेगा, तो ज्यादा दर्द ये देगा, है ना। इसका दाब ज्यादा बन जाएगा, इसका दाब कम बनेगा। तो तलवा जो है चौड़ा होता है और क्षेत्रफल ज्यादा है, दाब कम जाता है, सीधा आंसर। चलिए, लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ना उदाहरण है। अच्छा, आप देखे हैं कि ये लालटेन है, ये लालटेन है ना, यहां पर आपका स्विच है, ये ऐसे लगा है बत्ती, तेल तो इसमें भरा है और गुरुत्वाकर्षण से तेल को तो नीचे दबा रहना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर चढ़ के एक बार देखते हैं कि ये जलते जलते खत्म हो जाता है तेल, कैसे होता है, यही पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, केशिक्त, पृष्ठ तनाव, सयंता या प्रकाष्ठा। तो जो ये केशिक्त है ना, केशिक्त केश नली बन जाता है, जो बत्ती होता है इसमें केश नली बनता है और इसी केश नली से तेल जो है वो ऊपर चढ़ जाता है। समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर। 37 नंबर प्रश्न,
बहुत ही उलझाऊ प्रश्न है, थोड़ा सा समय ले रहा हूं लेकिन ये बहुत ही उलझाऊ प्रश्न है, इसमें अक्सर बच्चे फंस जाएंगे और गलती करेंगे मैक्सिमम बच्चे, देखिएगा। चलिए आते हैं, इनमें से किस तरंग को मनुष्य सुन सकता है? मनुष्य की आवृत्ति पूछ रहा है। 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज बी में है, 20 के हर्ट्ज से 20,000 के हर्ट्ज सी में है, 20 हर्ट्ज से ऊपर, और डी में है आपका, डी में है 20 हर्ट्ज से नीचे, डी में है 20 हर्ट्ज से नीचे। अब आपको ध्यान से समझना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वह ए होगा, 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज। अब बहुत सारे लोगों को तो लगा कि गलती पढ़ा रहे हैं, 20 से 20,000 हम पढ़े हैं कि, तो अरे बाबू, मेरे बाबू, 20 हर्ट्ज तो ठीक है, अब 20 के, अब देख रहे हैं ना, के मतलब 1000 ही होता है, के वाला मतलब 1000 ही होता है, तो 20 में 1000 से गुणा करेंगे तो 20,000 नहीं हो जाएगा, तो 20 के का मतलब 20,000 ही लिखा हुआ है, ठीक ना। और ये 20 के मतलब 20,000 से, 20,000 में फिर 1000 से गुणा करिए तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे पूछा गया है एग्जाम में, के दे करके पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को लाना बहुत ही जरूरी था। नहीं आप एग्जाम में आते और कहते हमें तो कंफर्म है 80 गो कंफर्म है, कोई रोकता ही बार, लेकिन जब आते हैं तो हो जाता ना, कोई बोलते ही रहे, सुन रहे हैं इस समय, वही वाला हाल हो जाता, ये दिक्कत हो जाता। तो चलिए 38 नंबर आते हैं, एसेज कप का संबंध है किससे है भैया? घुड़दौड़ से, नौका से, क्रिकेट से कि फुटबॉल से? तो एसेज कप जो है यह क्रिकेट से होता है। किससे होता है? क्रिकेट से, क्रिकेट से। कौन कौन सा देश होता है शामिल इसमें, है ना? किन दो देशों के बीच? एक मैं बता दे रहा हूं इंग्लैंड, और दूसरा देश आप बता दीजिए, है ना, बता दीजिए। चलिए, रोवर्स कप संबंधित है हॉकी, फुटबॉल, टेनिस की क्रिकेट से? तो रोवर्स कप जो है वह फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? फुटबॉल से संबंधित है, तो याद रखना है। चलें आगे, चलिए। किसे महलों का शहर कहा जाता है? बहुत सारे बच्चे मुंबई लगा देंगे, लेकिन मुंबई नहीं होगा, कोलकाता होगा, महलों का शहर कोलकाता। चलिए, मरुभूमि मतलब मरुस्थल, रेगिस्तान से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी इनमें, तो जान ही रहे कि ये सब रेगिस्तान से नहीं बहती है ना। लूनी जो है यह रेगिस्तान से बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पोलियो प्रभावित करता है, किसको करता है भैया? ऑप्शन है 4, तंत्रिका तंत्र, यकृत, हाथ व पैर या आंत। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हाथ गोड़ में मार देता है लकवा, पोलियो मार देता है ना, हाथ पैर लग रहा है, हाथ पैर नहीं होगा। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है, वो तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित कर देता है। जब आपका नर्वस सिस्टम ही काम नहीं करेगा तो शरीर का कोई अंग आपका सुचारू रूप से काम नहीं करेगा, ये मान लीजिए। तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, याद कर लीजिएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनके चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है पता है ना? यह कहां से ग्रहण किया गया है? जापान से, दक्षिण अफ्रीका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, है ना। तो जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, देखिए राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया जो है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही ग्रहण किया गया है। चलिए आगे, बढ़िया प्रश्न है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, 4 ऑप्शन है, 42वें संविधान संशोधन, 46वें संविधान संशोधन, 51वें या 52वें। तो जान लीजिए कि मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 से 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। चले आगे, चलिए भाई चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न, झक्कास प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, संप्रभुता, समाजवाद, संघवाद, बंधुता। कौन नहीं है पूछ रहा है, तो लोग देखता है भारतीय संविधान प्रस्तावना में, अच्छा प्रस्तावना में, प्रस्तावना तो समाजवाद है ही है, मार देगा, गलत नहीं कर दोगे। संघवाद का जिक्र कहां है? संघवाद का जिक्र नहीं है। संप्रभुता है, समाजवाद है, बंधुता है, लेकिन संघवाद का जिक्र नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है। चलिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न।
दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक, है ना। ऑप्शन है आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, और चौथा ऑप्शन है जापान। चौथा क्या है? जापान। तो कह रहा है ज्वाइंट बैठक, संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन। तो यह जो लिया गया है, यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन समझिएगा, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन 108 में बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। ये भी आपको 3 चीज कम से कम याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलें आगे, 4 प्रश्न और है। प्रसूति सहायता का उपबंध, प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 42, 43, 44, 45, है ना। प्रसूति सहायता, तो अनुच्छेद 43 में प्रसूति सहायता, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको सरकारी सहायता उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा प्रावधान 43 अनुच्छेद में है। वार्निंग, ध्यान दीजिए। एक चीज मैं और बता दूं, पिछले वीडियो को जो डाउट हैं वो भी मैं क्लियर करने वाला हूं, परेशान मत होइए। जो 2 क्वेश्चन आप लोग को डाउट लग रहा था ना, उसको मैं क्लियर कर दूंगा, परेशान मत होइए। आइए आगे 48 नंबर प्रश्न पर। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। बड़ा प्रश्न आप लोग देखते हैं, हदिया जाते हैं कि अरे ये तो गलती हो गई, एकदम इजी है, समझिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं? तो सभी सदस्य नहीं लेते हैं भाग, जान लीजिए। निर्वाचित लेते हैं, मनोनीत वाले नहीं लेते हैं, ठीक। तो निर्वाचित खाली लेते हैं, सभी नहीं लेते हैं, पहला गलत। निर्वाचक मंडल में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मैं ट्रिक भी बताऊंगा इसको कैसे याद रखना है, लेते हैं भाग। तो बी भी नहीं होगा। सी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विघटित सभा का कोई सदस्य मतदान नहीं कर सकता है। तो जी हां, विघटित सभा है तो उसका मतदान नहीं करेगा, ये मान लीजिए, ये सही हो जाएगा। और देखते हैं क्या डी भी सही है क्या? डी देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो जी सही कहा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद और विधानसभा के निर्वाचित ही भाग लेंगे, मनोनीत नहीं। तो डी भी सही है और सी भी सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विघटित सभा का कोई सदस्य मतदान नहीं करेगा। जब लोकसभा का विघटन हो गया है, तो विघटन हो गया तो कैसे मतदान करेगा भाई? विघटन हो गया तो मतदान नहीं करेगा। यानी कि सी भी सही है और डी भी सही है, दोनों सही है, ठीक ना। ध्यान से इसको समझिए। कह रहा है निर्वाचन में विघटित सभा का कोई सदन मतदान नहीं कर सकता है, तो जब विघटन हो गया तो क्यों मतदान करेगा? जैसे विधानसभा की बात कर लिया, लोकसभा की बात, विघटन हो गया तो कैसे मतदान करेगा? नहीं करेगा, सीधी बात है, सही था। चलिए आगे चलते हैं। 49वां, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश की लोकसभा अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति खुद राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, यही इसकी नियुक्ति करते हैं, याद रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन जो है वह प्रस्तावना को संशोधित करता है? तो प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, वह हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 से, है ना। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया, कौन कौन? समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, ठीक ना। अब एक चीज याद रख लीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले का ट्रिक है बिल्लो रानी। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के कौन? निर्वाचित सदस्य, है ना। तो याद करिए बिल्लो रानी, यानी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्लो रानी बना देगा राष्ट्रपति, सीधे, कोई दिक्कत नहीं। तो 50 प्रश्न थे जिसको हमने डिस्कस कर लिया। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अब बारी आती है कि पिछले वीडियो का 2 प्रश्न जो लग रहा था गलत, उसको मैं लेकर के आता हूं। तो देखिए पिछले वीडियो का ये प्रश्न है, 6वां प्रश्न है। प्रश्न को मैं कह रहा था कि बार बार पढ़िए। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता या किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य
केवल जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर नहीं किया जा सकता है। क्या कह रहा है? रोजगार और कार्यालय की भी बात करी गई है। तो जब रोजगार की बात आती है तो वहां अनुच्छेद 16 आता है। और जब रोजगार की बात न रहे, शिक्षण संस्थानों से संबंधित हो, तो अनुच्छेद 15 आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जब रोजगार की बात आ जाए तो 16 है ना। लोक नियोजन आप पढ़े हैं ना, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब ऐसा कोई भी जगह जहां लोग नियोजित करने से रिलेटेड हो या उनको जॉब देने से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई रोजगार हो, चाहे वो कोई कार्यालय हो, भेदभाव उनके साथ नहीं किया जा सकता है। समझ गए? तो ये अनुच्छेद 16 में वर्णित है, लोक नियोजन के विषय में है ये। मैं बार बार यही चीज कह रहा था कि आप प्रश्न को अच्छे से समझें। अब प्रश्न को नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर बी होगा, बी होगा, बी होगा, लेकिन बी नहीं होगा। तो 15 अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है। 15 अनुच्छेद में आपको यह भी मिलेगा कि सार्वजनिक स्थल पर अगर भेदभाव किया जाता है इनके आधार पर, सार्वजनिक स्थल अगर रहे, सीधी बात, तब जो है वह हो जाएगा क्या? 15। लेकिन यहाँ लोक नियोजन, इसमें रोजगार और कार्यालय छिपा हुआ है ना। तो रोजगार की बात जब करें, कार्यालय की बात करें, तो आंसर 16 हो जाएगा। आई होप आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, समझ गए होंगे। एक प्रश्न और था शायद, उसको भी मैं देख लेता हूँ। एक प्रश्न शायद ये 22 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत में सबसे लंबी तट वाला राज्य है ना। तो इसका मैंने आंसर आप लोगों को क्या बताया है? इसका मैंने आंसर आप लोगों को बताया है आंध्र प्रदेश ना। तो देखिए दोस्तों, मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। गुजरात का जो रेखा है तट, वह लगभग 1214 किलोमीटर 1214 किलोमीटर है। मैं जिस बुक से आपको कराया हूं उसकी मैं बात कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश का है 973 किलोमीटर और केरल का है 569 किलोमीटर। मैं सबको लिख देता हूं। तमिलनाडु का है 906 किलोमीटर। तो हमारे किताब के अनुसार ये तो आंध्र प्रदेश सही है ना। लेकिन गूगल जब मैं किया तो मैं पाया कि जो ये तमिलनाडु का दे रहा है ये लगभग 1000 किलोमीटर दे रहा है, 1076 ऐसे कुछ। तो गूगल के अनुसार तो सही हो जाता है तमिलनाडु, बट गूगल पर बहुत ज़्यादा भी भरोसा करना उचित नहीं है। मैं जिस किताब की जिक्र कर रहा हूँ वह है NCA है, भारत का भूगोल, महेश बड़वाल का है ना, महेश बड़वाल का है। तो चलिए इसको फिलहाल आंध्र प्रदेश ही मानिए। बाकी जब मैं NCERT, जी हाँ NCERT जो है उसमें इसको देखूंगा, कभी मिलेगा तो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल डिटेल में करा दूंगा। परेशान बिल्कुल मत होइए, आप बने हैं ना हमारे साथ, तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने दूंगा, यह गारंटी है, ये मान के चलिए। आप लोग बस ऐसे कमेंट कर दीजिएगा जब भी डाउट हो ना, तो कोई लाज शर्म नहीं, हम आपके भाई ही हैं। गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, बहुत बड़ा हम 30 मार खा नहीं अपने आप को कह रहे हैं, है कि नहीं। बाय मिस्टेक हो सकता है, बोलने में हो जाए या फिर डाटा कलेक्ट जो कर रहे हैं वहां से हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मिलजुल के हम लोग सब कुछ अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए, लगभग 48 मिनट का समय आप लोग का मैं ले लिया हूं। 50 प्रश्न 52 प्रश्न आप कर भी लिए हैं। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां आकर के आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर। नमस्कार, जय हिंद।